आधा साल निकल गया और आधा साल निकला है टेंशन में, कोरोना के बढ़ते हुए मामलों में। लेकिन अब आगे के आधे साल में है उम्मीदें कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है। और ये उम्मीदें सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, हमसे कहीं ज्यादा अमेरिका में है, हमसे कहीं ज्यादा पूरी दुनिया में है। क्योंकि पूरी दुनिया में जो ओपनिंग अप, अनलॉक और कोरोना का डर कम होने के जो संकेत आ रहे हैं वो कहीं जबरदस्त है। तो आइए, आज का एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स इसी पर आधारित है। आज हम ढेर सारी बातें करेंगे बग्गा साहब से और उनसे जानेंगे उनके व्यूज कि दुनिया भर में कैसे ओपन अप हो रहा है, अमेरिका में किस तरह का माहौल है, मार्केट कितने मजबूती में है, इकोनॉमी कितनी रिकवर हो रही है, ब्याज दरें फिर से बढ़ तो नहीं जाएगी, चीन अमेरिका के बीच में सब कुछ ठीक है कि नहीं, कमोडिटी में सुपर साइकिल, क्रिप्टो करेंसी और भी बात करते करते ढेर सारे सवाल मेरे मन में आने वाले हैं। बग्गा साहब, स्वागत है। पहली तारीख, आपके नाम हमेशा हमको दो ही चीज का इंतजार रहता है पहली तारीख को, एक तो आपका और आपसे थोड़ा सा ज्यादा सर सैलरी का जो आ चुकी है। और अब आपका भी स्वागत कर ले, उसका स्वागत हम कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए सर, अगर आप और मैं अगर अभी अमेरिका चलें तो मास्क लगाना पड़ेगा कि नहीं? एक तो जाना मुश्किल है क्योंकि वैक्सीनेशन पूरी नहीं हुई है, बट मास्क नहीं लगाना पड़ेगा अनिल जी। मास्क नहीं लगाना पड़ेगा। तो मतलब पूरा ओपन, तो अमेरिका में अब क्या पूरा ओपन अप हो गया? क्या जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली उनको लेकर मतलब वहां की सरकार का कॉन्फिडेंस आ गया पूरा कि अब कोरोना निपट चुका है? ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया अनिल जी। यही कह रहे हैं कि क्लोज स्पेस में अगर आप हैं, एसी वाली जगह में, तब आप मास्क लगाइए, बट बाहर आउटडोर्स में लगाने की जरूरत नहीं है। 70% आबादी को वैक्सीनेट कर लिया है और अगले 1-1.5 महीने में लगभग संपूर्ण आबादी उनकी कवर हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया है, ओपन हो गया है अमेरिका बिल्कुल। तो सर अब फिर अमेरिका की फार्मा कंपनियां जो वैक्सीन बना के बैठी 70% तो लग गई, तो अब बाकी किसको लगाएंगे? ये करेंगे क्या फिर? इतने सब जो वैक्सीन बनाकर बैठे हैं, इतनी रिसर्च की है इन लोगों ने, इतनी कैपेसिटी बनाई, इन कंपनियों का क्या होगा सर? अनिल जी, 9 बिलियनियर बने हैं इस वैक्सीन से। आपने वो पढ़ा होगा आर्टिकल, जो 9 ऐसे लोग हैं जिनके $1 बिलियन मतलब 8,000 करोड़ की नेटवर्थ बनी है वैक्सीन से। ये फार्मा कंपनियां इस साल में $150 बिलियन कमाएंगे अनिल जी, 150 बिलियन। और ये वैक्सीन ऐसी है कि हर साल लगने वाली है। ये ऐसा नहीं है एक बारी लग गई कोरोना खत्म है। ये हर साल आपको बूस्टर डोज लेनी पड़ेगी। जैसे फ्लू का शॉट लगता था बारिशों के मौसम से पहले या सर्दियों से पहले, हर साल लोग लेते थे अमेरिका में, भारत में भी कुछ लोग लेते हैं, वैसे ये कोरोना का एक शॉट भी लेना पड़ेगा हर साल। अच्छा, ऐसा है। एक तो जैसा आप बोल रहे कि पढ़ा होगा कि 9 लोग बिलियनियर बन गए। सर देखो, जब से आप आने लगे हैं चैनल पे और आप सब पढ़ के आते हैं, सब बता देते, तो हम थोड़े आलसी भी हो गए कि अब कुछ भी होगा इम्पोर्टेंट तो बग्गा साहब तो बता ही देंगे। तो कहाँ इतना मेहनत करने की जरूरत है? अब इतना ढूंढे, मेहनत करें, इससे बढ़िया काम की चीज तो आप आके बता देंगे। लेकिन अच्छा सर, तो ये तो नई चीज पता चली, हर साल वैक्सीन लगानी पड़ेगी, हर साल 2 बार बुखार आएगा, हर साल 2 बार हाथ दर्द करेगा, ऐसा हर साल होने वाला है? जी, होपफुली मतलब ये है कि इजाज़ कर रहे हैं कि आप नेजल स्प्रे से ले सके। एक गोली भी बन रही है अनिल जी, जो ट्रीटमेंट के तौर पे। तो इस तरह की चीजें आ जाएंगी। अच्छा। तो सबको लेना नहीं पड़ेगा, बट अभी तो इनका बहुत विजिबिलिटी, अगले 2 साल तक पूरा अफ्रीका करना है, साउथ अमेरिका में कुछ नहीं हुआ। आप ये हैरान रहेंगे अनिल जी, जहां पे अच्छा इन्होंने हैंडल किया, ताइवान में उन्होंने 2% को वैक्सीनेट किया क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस हो गया कि हमने सब हैंडल कर लिया। सिंगापुर में 4% वैक्सीनेशन हुआ। अच्छा। न्यूजीलैंड में वैक्सीन नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लिया, तो सरकारों ने वैक्सीन ही नहीं मंगाई। अब ताइवान घूम रहा है कि कहीं से मिल जाए। उसकी आबादी लगभग बॉम्बे के करीब है। बॉम्बे 20 मिलियन हो गया, उसका 23 मिलियन की आबादी है, 2 करोड़ 2.3 करोड़। उनको 3 लाख वैक्सीनें मिली हैं ताइवान में। तो इसलिए उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। 1000 केस हुए तो सब बंद कर दिया, लॉकडाउन में चले गए कि पहले केस टैकल करते हैं फिर वैक्सीन ढूंढने जाएंगे। ओह वंडरफुल, क्या बात है, प्रोएक्टिव एकदम। अच्छा सर, अब ये बताइए कि ये जो सब कुछ हो रहा है, मैंने एक चीज और सुनी है कि वहां पर अमेरिका में स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी है, सामान खत्म है, कंजम्पशन इतना जबरदस्त चल रहा है और जो कंपनियां एक्सपोर्ट कर रही है अमेरिका को, उनके मजे ही मजे हैं। क्या इतना तगड़ा डिमांड चल रहा है, इतना बड़ा बूम है कंजम्पशन का वहां पर, ये सही है?
जी, बिल्कुल। और काफ़ी और देशों में भी आप जैसे ब्रिटेन का देखिए 1-2% साल दर साल बढ़ता है कंज़म्पशन। अप्रैल का कंज़म्पशन 9.2% बढ़ा। तो अमेरिका में तो डबल डिजिट चल रहा है। चाइना में जो आप कह सकते हैं दूसरी बड़ी इकोनॉमी है जो खोल दी गई है बिल्कुल, वहाँ 15% साल दर साल अनिल जी। तो पेंट अप डिमांड बहुत है। एक कॉन्सेप्ट है अनिल जी रिवेंज कंज़म्पशन कि भई 1 साल तो घर बैठे रहे, अब मैं बदला लूँगा, जाके खूब कंज़्यूम करूँगा, तो रिवेंज कंज़म्पशन भी हो रहा है। और दूसरा ये जो ओपनिंग ट्रेड है, ये वेकेशंस का एयरलाइंस का एयरलाइन लगभग 90% पहुँच गया अमेरिका में 2019 का। और ये मेमोरियल डे वीकेंड जो कल गया है, इनका लंबा वीकेंड था, उस पे हो सकता है 2019 के नंबर क्रॉस हो गए हों। तो एविएशन भी पूरा हो गया है। और एयरबस और बोइंग ने भी अनिल जी ऐलान किया है कि वो लगभग 3 गुना प्लेन बनाएंगे। जो 2020 में 15 प्लेन महीने के बना रहे थे, अब 45 बनाएंगे महीने के। और अगले साल तक 2019 का जो पीक था 65 प्लेन बनाने हर महीने, वो पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने अपने सप्लायर को चिट्ठियां लिखी हैं कि आप लोग तैयार रहिए। और तो ये लग रहा है कि एविएशन भी लौट के आ रहा है। अरे वाह, क्या बात है। तो ओपनिंग अप ट्रेड्स, ओपनिंग अप सेक्टर्स, इन पर फोकस है। अच्छा सर, लेकिन इसके साथ साथ वो डर भी है ब्याज दरें बढ़ने का। बीच में तो वो एक बार हल्ला गुल्ला बड़ा हुआ जब बॉन्ड यील्ड आपके 170 175 के आसपास पहुंच गए, तो ऐसा लगा कि अरे, फिर जेनेट येलन ने भी कहा, वो तो फेड वालों ने संभाल लिया आके कि भाई नहीं, डरो मत। तो अभी इस महीने फेड की मीटिंग भी होने वाली है, तो अभी क्या समझे सर, ब्याज दरें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, इस पे क्या व्यू क्या बन रहा है वहां पर? देखिए अनिल जी, सबसे बड़ी इशू जो चल रही है और वो इनकी अभी तक सटीक बिल्कुल एनालिसिस रही है कि सप्लाई चेन्स खराब रहे हैं। पिछले साल डिमांड कम थी, इस साल सप्लाई कम है। तो वो जैसे सेमीकंडक्टर चिप डलती है गाड़ियों से लेके टेलीफोनों में, हर चीज में आप कंप्यूटर की चिप डलती है, वो चिप्स बहुत कम है। और नई उन्होंने लगाई नहीं कैपेसिटी और एकदम से डिमांड आई, तो उसके कारण अब कारों की कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि वो बना नहीं पा रहे, सेमीकंडक्टर चिप्स अवेलेबल नहीं है। तो थोड़ा तो ये सप्लाई चेन के कारण है जो 5-6 महीने लगेंगे ठीक होने में। सुएज कैनाल ये सब भी हो गया बीच में। दूसरा है जो आपने कहा कमोडिटी सुपर साइकिल, कमोडिटीज की प्राइसें बढ़ गई। तो चाइना में जैसे अनिल जी 15.5% रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी, बट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की कॉस्ट उन्होंने 5% बढ़ाई। इसका क्या आप इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनियों ने 10% अपना मार्जिन कम किया ताकि लोगों को इतनी प्राइसेस ना बढ़े और उनकी फिर खपत ना गिरे। तो कमोडिटीज का भी ये लोग कह रहे हैं कि ये अभी के लिए, क्योंकि एकदम से रीओपनिंग ट्रेड है, ये ठीक हो जाएगा। और तीसरा है कि नौकरियां आई हैं कि नहीं। तो अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट अमेरिका में 6% पे है। इस शुक्रवार का नंबर आएगा 4 जून को अनिल जी, कि मई में कितनी नौकरियां आई। अप्रैल का नंबर बहुत ही निराशाजनक था। लगभग 10 लाख नौकरियों की उम्मीद थी, बट 2.5 लाख नौकरियां आई अप्रैल में। उसके कारण बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर स्टॉक मार्केट। मार्केट भाग गया उस टाइम जब ये नंबर आया मई के शुरू में। तो अब ये नंबर जो आएगा वो देखते हैं। उम्मीद फिर से है कि 7 लाख से 10 लाख नौकरियां लगनी चाहिए। अगर ये नंबर फिर कम आता है तो मार्केट भागेगा। दूसरा, 16 तारीख को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है फेड की, उसमें वो क्या कहते हैं। पिछली बारी मार्केट को क्या डर लगा अप्रैल की पॉलिसी में, उन्होंने जो बदला, उन्होंने कहा कि हम बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। ये सब टेपर करने का मतलब कि जो बॉन्ड बाइंग हम हर महीने 120 बिलियन डॉलर की करते हैं, पहले हमारा अनुमान था सितंबर की पॉलिसी में बातचीत होगी, दिसंबर की पॉलिसी में घोषणा होगी, और अगले मार्च तक ये धीरे धीरे अपना 120 बिलियन से कम करते करते अगले 2 साल में जीरो कर देंगे। ये अनुमान मार्केट लगा के बैठा था। बट जब ये एक पैराग्राफ आया अप्रैल की पॉलिसी में, उससे मार्केट थोड़े डावाडोल हुए। उसके बाद क्या था कि जो 16 के 16 लोग हैं इनके टॉप वाले, सब आके, सबके बयान अगर आप देखिए, एक ही चीज बोले, इन्फ्लेशन इज ट्रांजिएंट। ये जो कीमतों की दर बढ़ रही है, ये कुछ क्षणिक ही है।
कुछ टाइम के लिए है, ये फिर से गिर जाएगी दूसरे हाफ में, क्योंकि इकोनॉमी को अभी टाइम लगेगा। तो इनका अभी भी जो ऑफिशियल स्टैंड है वो तो यही है कि अभी कोई इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं है, और मुझे लगता है 16 जून को भी यही कहेंगे। इन्फ्लेशन जरूर बढ़ी है, बट ये टिकेगी नहीं, क्योंकि सप्लाई लौट के आएगी। जी अनिल जी। जी अच्छा बगर साहब, जो पिछले बार आपको याद है 2008 में जब ये सब मंदी हुई थी, और उस समय भी इसी तरह से स्टिमुलस पैकेज आया, बहुत सारे पैसे बांटे, और उसके बाद जब वो कम करना शुरू किया तो वो एक शब्द बड़ा फेमस हुआ था, टेपरिंग करेंगे, है ना? तो क्या अब की बार फिर सुनने को मिलेगा ऐसा? नहीं, वही इनको डर है अनिल जी। देखिए, तो 2009 में स्टिमुलस शुरू हुआ, 2013 मई में बेन बर्नांकी ने कहा टेपर, और सारे विश्व के मार्केट इतनी तेजी से गिरे कि अगले महीने तक उन्होंने आके कहा भाई अभी कुछ नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे। और अगर आप बैलेंस शीट देखिए, वो बढ़ी है, घटी नहीं है, तो ये लगता नहीं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात कहना चाहूंगा अनिल जी, अगर टाइम है तो। जी सर, प्लीज बताएं ना सर। तो या अनिल जी, ये जो क्वांट फंड होते हैं, और आपने सुना होगा रेनेसांस फंड, वो जिम साइमंस का, जिन पे किताब भी आई कि द मैन हु सॉल्व्ड द मार्केट, कि उन्होंने मार्केट को जीत लिया। 30% रिटर्न वो दे रहे थे साल दर साल, प्राइवेट चले गए। 2 फंड उन्होंने लॉन्च किए, क्वांट फंड्स, और दोनों बर्बाद हो गए। मतलब कि लोगों के पिछले साल जब मार्केट्स ने इतने तगड़े रिटर्न दिए, उन्होंने -25 -30% दिए। इतना कुछ हो गया कि क्रेडिट स्विस ने विड्रॉल्स पे रोक लगा दी, कि लोग पैसा लेके भाग रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई क्वांट फंड ह्यूमन नहीं है। वो अनिल जी का प्रोग्राम नहीं देख रहा कि मार्च 25 को जब आपने कहा कि सब कुछ किलो भर लेके आप खरीदते जाओ, मार्केट बॉटम हो गया, वो नहीं हुआ। उन्होंने क्वांट बेस, वो 100 साल में पहली बार ही इस तरह का संक्रमण आया, कोविड का जो आया, तो 100 साल का तो मॉडल था नहीं। दूसरा, वो मॉडल सोच रहा था 2008 में 300 दिन लगे थे अमेरिका को स्टिमुलस लाने में। किसी को पता नहीं था कि मार्च 14 को ही फेड स्टिमुलस डाल देगा। तो जो उन्होंने 300 दिनों में किया, उन्होंने 15 दिन में कर दिया। वो मॉडल बिल्कुल नाकाम हो गया। वो बोल रहे हैं हमारा फैक्टर बेस्ड मॉडल है, बट मॉडल ठीक है, दुनिया बदल गई है। तो यही होता है, ह्यूमन हम चलते रहेंगे, ह्यूमन फंड मैनेजर चलते रहेंगे, क्योंकि क्वांट में अगर सब कुछ हो जाता तो ये दुनिया फिर जरूरत नहीं थी ह्यूमंस की। सर, इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अच्छा एक कॉमन सेंस वाला सवाल है मेरा। मतलब कॉमन सेंस के मतलब एक मासूम सा सवाल, जिसे आप समझ ले, आप इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में से किसको ऊपर मानते हैं? क्योंकि जो मैं समझता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तो इंटेलिजेंट जो ह्यूमन बीइंग है वही बनाते हैं, तो दोनों में से ऊपर कौन है? देखिए, जो आप जिसमें कंप्यूटिंग पावर लगा के ह्यूमन बीइंग को हरा सकते हैं, अब जैसे चेस था, चेस में गैरी कास्परोव ने आईबीएम को बहुत चुनौती दी, काफी देर तक वो जीतता रहा, बट फिर वो डीप ब्लू जीत गया। अब गूगल ने मशीन लर्निंग बनाई कि उस कंप्यूटर को पहली बार ही आप सिखाते हैं प्यादा ऐसे चलता है, रानी ऐसे चलती है, और वो एक दिन में किसी भी ग्रैंड मास्टर को हरा रहा था, और उसने डीप ब्लू को भी हरा दिया मशीन लर्निंग से। बट ये कॉम्प्लेक्सिटी में वो जीता। आप किसी बैंक के साइट पे जाइए, वो जो रोबो आता है, जी मैं कैसे आपको हेल्प करूं, माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे जाइए कि भाई ये मेरा वर्ड नहीं चल रहा है, इसमें ये करना है, उसको समझ ही नहीं आती है, कुछ ना होता है, फिर किसी आदमी को ही बुलाना पड़ता है, कॉल अमेरिका जाके, फिर बैंगलोर में कोई बैठा होता है भाई हमारा, जो बोलता है सर ऐसे कर लो, प्लग निकालो, प्लग डालो, चल पड़ेगा आपका कंप्यूटर। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हुआ बना है, इतना आसान नहीं है। जो हम एक सेकंड में आपका हंसना देख के जो मेरा रिएक्शन आता है, जो ब्रेन का है, वो है कंप्यूटर्स कर रहे हैं। जो रिपीटेबल काम है वो कर पाएंगे, और ये जो चेस वगैरह है, बिकॉज उसका वही रूल्स हैं। मार्केट इतना कॉम्प्लेक्स है, वेदर इतना कॉम्प्लेक्स है, ह्यूमन बिहेवियर इतना कॉम्प्लेक्स है, वो मुश्किल। हाँ बिल्कुल सर, इमोशंस की तो लाइफ में एक बड़ी अहमियत है ही है। तो चलिए, जहाँ इंटेलिजेंस है वहाँ इमोशंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ वहाँ इमोशंस का अभाव है। अच्छा, एक चीज और सर, ये जब बाइडेन साहब बने थे प्रेसिडेंट, तब आपने भी कहा था कि ये तो दोस्त रहेंगे चाइना के। इस वक्त ये क्या है, मतलब दोस्त हैं, दुश्मन है, या मतलब है नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब न्यूट्रल है क्या? कैसे मतलब इसको कैसे देखें अभी?
ये चाइना के साथ जो जंग है वो अथॉरिटेरियनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी है। वो चाहते हैं कि एक पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया पे राज करे, और ये डेमोक्रेसी वगैरह सब खराब है। भारत पे भी वो कहते हैं सॉफ्ट स्टेट है क्योंकि हम अपने लोगों की सुनते हैं। अब जैसे कल उन्होंने कहा, इतने सालों से 1970 से इन्होंने कहा था एक बच्चे से ज्यादा अलाउड नहीं है। उससे क्या हुआ, लड़कियों को लोग पैदा नहीं होने देते थे, लड़कों को करते थे प्रेफर। अब क्या हो रहा है, उनकी पॉपुलेशन इतनी तेजी से गिर रही है कि आज के दिन में जो 140 करोड़ की आबादी है, वो जो आज का जो फोरकास्ट है अनिल जी, 2100 तक, और आप ले लीजिए 80 साल तक केवल 40 करोड़ चाइनीज रह जाएंगे। तो वो पॉपुलेशन का रिफ्रेशमेंट नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन का ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो कल इन्होंने कहा कि 3 बच्चे पैदा कर लो। तो ऐसा देश है कि वो लोगों को बिल्कुल कंट्रोल करके रखना चाहता है, और उसके सामने डेमोक्रेसी खड़ी है। यूएस अब फिर से डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का लीडरशिप ले रहा है। तो ये तो सिविलाइजेशन लड़ाई है, जल्दी खत्म नहीं होगी। बट इसमें क्या डर है अनिल जी, ये जो वॉल स्ट्रीट के बैंक्स हैं, अब गोल्डमैन ने एक जेवी शुरू किया वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, ब्लैक रॉक पहुंच गया है, जेपी जी। मॉर्गन ने खरीदा एक सिक्योरिटी कंपनी अपना। वो तो वेल्थ मैनेजमेंट उनका इतना बड़ा है, सिक्योरिटी मार्केट इतना बड़ा है, बॉन्ड मार्केट $15 ट्रिलियन दुनिया ने चाइनीज कंपनीज में लगाए हुए हैं। जी। वो एक ह्यूरोंग करके कंपनी है, जो लोग पूछ भी रहे थे, आपके शो पे भी किसी ने एक बारी पूछा था, भाई ह्यूरोंग का क्या होगा। मैंने बोला ये चाइनीज छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने जो उसका सीईओ था उसको फांसी दे दी क्योंकि वो करप्ट था। जी। बट वो उसको पकड़ के बैठे हैं, बता भी नहीं रहे कि हम रीपे करेंगे कि नहीं, बट गिरने नहीं देते मार्केट। तो वॉल स्ट्रीट वाले पीछे अच्छा। से एंगेज करना चाहते हैं चाइना के जी। साथ। डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म की जंग है। दोनों के बीच में कहीं सेटलमेंट होगा। चाइना के साथ हम काम भी करेंगे, बट चाइना के साथ ये नहीं है कि बिल्कुल खुलासा करके दोस्ती भी रहेगी। ये इस तरह से एक बीच का एक ठीक बात। मीन, गोल्डन मीन की तरह अनिल जी निकलेगा। अच्छा सर, कमोडिटी का जो सुपर साइकिल है, मतलब चल रहा है, चलेगा ना आगे भी, कोई टेंशन नहीं है ना इसमें? अनिल जी, ये क्या होता था कि 2-3 साल लगते थे इस तरह की प्राइस राइज होने में, और ये एकदम से बहुत तेजी से बढ़ गया। तो थोड़ा ठहराव जरूर है, बट जैसे इकोनॉमीज और रिकवर करेंगी, और जैसे यूएस ने बोला है इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग, चाइना की स्पेंडिंग तो जारी है। ये बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल आ रहा है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि 10 साल से कैपेक्स नहीं हुआ है उस तौर पे। तो ये कैपेक्स लौट के आने वाला है। अब जैसे 15 प्लेन बन रहे थे, 65 प्लेन अगर अगले साल तक बनने लग गए, उसमें सारे हाई एंड मटेरियल ली जाते हैं प्लेन में। तो ये एक मैं कहूंगा कि लीडिंग इंडिकेटर आप लेके चलिए कि ये खपत बढ़ने वाली है काफी, सप्लाई इतनी नहीं है। चाइना ने ट्राई किया कंट्रोल करना कि वो 15.5 का जो मैंने आंकड़ा दिया आपको, 15% रॉ मटेरियल बढ़ रहा है, प्राइस वो 5% ही बढ़ा पाए। मतलब जेब से दे रही थी चाइनीज कंपनियां, और चाइनीज कंपनियों का सबसे बड़ा ओनर कौन है? चाइनीज गवर्नमेंट। तो उनका फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, इसलिए वो पकड़ने आए ये कमोडिटी प्राइसेस को, वो रुका नहीं। कॉपर इज द न्यू गोल्ड करके रिपोर्ट निकाली गोल्डमैन ने। कॉपर हर जगह लगता है, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाइए या घर बनाइए या फ्यूल सेल बनाइए, कुछ भी बनाइए, कॉपर हर जगह जाएगा, तांबा। तो वो तो फिर से बढ़ने लग गया। तो ये 3-4-5 साल की सुपर साइकिल अनिल जी, इतनी जल्दी नहीं हटती। बेशक थोड़ा करेक्शन आया है और भी आ सकता है, बट बढ़ेगी जरूर। 3 से 5 साल में बढ़ती रहेगी। तो ये कच्चा तेल वापस $100 तो नहीं हो जाएगा? हाँ अनिल जी, इनके जेब में तो बहुत है। देखिए 90 का उत्पादन कर रहे हैं, 108 मिलियन बैरल बना सकते हैं दिन के, ओपेक प्लस। तो ये लालच जरूर आ जाएगा जब 70 आज क्रॉस हुआ। बहुत अहम वो लेवल था टेक्निकली 70, आप देखिए तो सेंटिमेंटली भी। बट 70 पे यूएस शेल वापस लौट के आता है, प्रॉफिटेबल हो जाता है, वहां पे लगने लग जाएगा पैसा। जो फील्ड्स आपने छोड़ी हुई थी कि भाई $50 $65 पे नहीं बनता, 70 पे वो बनने लग जाता है। तीसरा ईरान,
ईरान के साथ अगर करार हो जाता है अमेरिका का, जो जो बाइडेन करना चाहते हैं, क्योंकि उनके मेंटोर ओबामा ने ये करार किया था। ट्रंप ने ओबामा को नीचा दिखाने के लिए सीधा यूनिलैटरली उसको बंद कर दिया, ईरान को निकाल दिया। अब ईरान का तेल तो मार्केट में बिक रहा है, वो चीनी शिप्स लेके जाती हैं उनको, और एक बार ये चाइनीज पोर्ट में पहुंच जाता है, कोई नहीं बता सकता ईरान है या कुछ है, तो 1.5 मिलियन बैरल दिन का चीन तो ले रहा है ईरान से। तो बट ये है कि वो 2.5 मिलियन से 3 मिलियन की एक्स्ट्रा सप्लाई आ सकती है, तो वही एक चीज रोक रही है। दूसरा, ओपेक अच्छा, के ये पास भी बहुत क्षमता है बढ़ाने की, अनिल जी, अगर चाहें। मुझे लगता है $80 तक मैक्सिमम। हम्म। अच्छा, ये चुपचाप बेच देते, पता ही नहीं चलता, मतलब है? जाकर आराम से चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, 2 मिनट बचे हैं, जल्दी से मैं 2 चीजें पूछनी है। एक तो आपसे पहला तो ये, इस बार की आपकी पसंदीदा बुक कौन सी पढ़नी है, और उसका कोई जो मनपसंद आपको कोट आपको लग रहा हो वो बताइए पहले जल्दी से। एक तो वो ये एक किताब है, बेन कार्लसन करके हैं, वेल्थ मैनेजर, और उनकी किताब है अ वेल्थ ऑफ कॉमन सेंस। आपने कॉमन सेंस से ही आज शुरू किया प्रोग्राम, हाँ। और यही मैं देना चाह रहा था आज, वेल्थ ऑफ कॉमन सेंस। वो यही, और उनका कोट ये है कि देखिए, आप मार्केट को आउट स्मार्ट करने की मत सोचिए, आउट परफॉर्म करिए। और आउट परफॉर्म करना बहुत कॉमन सेंसिकल है। आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लंबी अवधि के लिए रखना है। लंबी अवधि के लिए आप बने रहिए मार्केट में, बड़े अच्छे पैसे बनेंगे। तो अगर आप बाजार से बेहतर रिटर्न पा सकते हैं, तो बाजार से स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत नहीं है। जैसे सरल भाषा में आप समझाते हैं मार्केट्स को, वैसे ही समझिए। सरलता ये है कि अब जैसे डॉक्टर के आप जाएं, डॉक्टर कहे भाई कुछ नहीं है, एक क्रोसिन ले लो, आप खुश नहीं होते। डॉक्टर अगर ये कहे कि यार बहुत बड़ी बीमारी है, चलो एक इंजेक्शन ले लो, और 5 इंजेक्शन लगेंगे, और बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, और इंजेक्शन के अंदर वो पैरासिटामोल ही दे रहा हो, तब आप खुश होके कितने भी हजारों रुपए दे देंगे। तो यही है कि सिंप्लिसिटी लुक डाउन होती है, बट मार्केट में पैसा बनाना कॉमन सेंस के तौर पे ही है, और बहुत सिंपल प्रिंसिपल्स हैं पैसा बनाने के। लंबी अवधि के लिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होल्ड करते रहिए, पैसा बन जाता है। सर जल्दी से, आखिरी मिनट है, मैं आपसे एक सलाह उस पर भी ले लूं, बिटकॉइन के शूरवीरों पर, क्रिप्टो करेंसी वालों पर। ट्रम्प साहब तो आजकल खामोश है, लेकिन उनकी कमी पूरा करने की कोशिश कुछ हद तक एलन मस्क कर रहे हैं। कुछ विशेष टिप्पणी आपकी बिटकॉइंस पर, क्रिप्टो करेंसीज पर? देखिए अनिल जी, करोड़ों लोगों ने बहुत पैसे बनाया, बट एक मैं आपको बोलना चाहूंगा, पूरा भारत का मार्केट, आशीष चौहान जी ने सेलिब्रेट किया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने $3 ट्रिलियन का, पूरा भारत, मतलब हम सब भारतीय मिलके $3 ट्रिलियन मार्केट को पहुंचाए हैं। ये मार्केट 2.7 ट्रिलियन पहुंच गया। इसके पीछे क्या है? कोई एसेट है, आप जानते भी नहीं किसने बनाया, कोई कैश फ्लो नहीं है। यही है कि लोग खरीदते जा रहे हैं, सामने खरीद बिकवाली हो रही है, और ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि इतना पैसा है मार्केट में। तो अंदर कुछ नहीं है अनिल जी, यही डर है। अब वो 2.7 ट्रिलियन $1.5 ट्रिलियन पे आ गया। इसमें आप, अगर हमारा मार्केट 50% डाउन होता, हाहाकार मच गया होता, पूरा हेडलाइंस आ रहे होते। इसमें कुछ ज्यादा नहीं हुआ, 23% लोग का पैसा डूबा जो निकल भी गए, बट करोड़ों ऐसे हैं जिन्होंने $1 में खरीदा, आज 30,000 $40,000 पे है, उनके लिए बहुत पैसे बन गए। तो समझ नहीं आ रहा, सारे सेंट्रल बैंक यही कह रहे हैं कि खराब चीज है, मत हाथ लगाइए, बट वो रेगुलेशन भी नहीं लाते। आरबीआई ने भी कल डर के बोल दिया कि भाई केवाईसी कर लो, बट पैसे मत रोको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हमारा पुराना लॉ जो था वो खराब है। तो कल आरबीआई का भी सर्कुलर आ गया कि आप अपना मनी लॉन्ड्रिंग करिए, तो उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया है। आप रेगुलेट करिए। अगर ये अच्छा प्रोडक्ट है, सोने की तरह, जैसे लोग कहते हैं डिजिटल गोल्ड है, आप इसको रेगुलेट करिए, और पैसा कौन बना रहा है उसको टैक्स करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनिल जी, ब्लूमबर्ग पे 2 फीचर हुए, एक 45 मिनट में किसी ने कॉइन बना के लॉन्च कर दिया, फिर 2 सॉफ्टवेयर वालों के साथ वो लाइव थे, 10 मिनट में उन्होंने कॉइन लॉन्च कर दिया, और उसकी ट्रेडिंग शुरू हो गई, और बोलते हैं आपको कितने $1 मिलियन चाहिए, मैं आपको बना के दे देता हूं अभी। अगर इस तरह का स्कीम्स चल रहा है, 10,000 कॉइन अभी तक लॉन्च हो गए हैं, बिटकॉइन तो सबसे पुराना, सबसे दिग्गज है, बट इस तरह से लोग अब पहुंच रहे हैं जो कि जोक और कार्टून बना के ऐसे कॉइन बनाते जा रहे हैं, और वो हजारों बिलियन डॉलर हो गया।
मतलब $1500 बिलियन का उसका मार्केट कैप गिरने के बाद भी हो गया, तो उससे फिर हौसला कम होता है। एक आज ही बात पता चली अनिल जी, फाइनेंशियल टाइम्स का हेडलाइंस था, उसमें मैं पढ़ रहा था, अ, जो आदमी जी। ट्रंप ने लगाया था बिटकॉइन को रेगुलेट करने के लिए, हाँ। वो बिटकॉइन के एक्सचेंज हाँ। में काम करके आए थे, और अभी वो छोड़ के ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के बाद सेवानिवृत्त होके वो अब बाइनेंस करके एक और क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसके सीईओ बन गए। तो आपने रेगुलेटर, ऐसा है कि हर्षद मेहता को आपने सेबी का हेड बना दिया हो और हर्षद मेहता बना रहा हो रूल्स। तो ये बहुत ज्यादा पैसा है, हमारे जैसी आवाजें दबाई जाती हैं क्योंकि हम सच बोलते हैं और लोग पीछे पड़ जाते हैं फिर ट्रोलिंग पे। बट ये मैं सच कह रहा हूँ, ये पॉन्सी है अनिल जी। बिल्कुल, इसीलिए तो लोग ट्रम्प साहब को इतना मिस करते हैं। देखो, उनके ज़माने में जो कुछ हुआ, जो कुछ सोच नहीं सकते थे, वो सब होता था, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स आप और हम सब देख ही रहे हैं। चलिए सर, मज़ा आया, बहुत बेहतरीन चर्चा रही, आपका काफ़ी ज्ञान हमें मिला। अगले महीने तो एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट में फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन महीने भर के दौरान बीच बीच में आपसे लगातार और हम ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, इंडियन मार्केट्स के बारे में समझते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त दिया और पूरे विस्तार से ग्लोबल मार्केट्स पर अपनी राय रखी। तो ये थे अजय बग्गा सर, जो दुनिया भर के बाजारों पर अपनी राय देते हुए। इस शो में आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।